Good morning, students. Today we are going to learn something in ethics and safety measures in computing. It is chapter 4 of your book. So let's begin. Ethics and safety measures in computing. स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एथिक्स क्या है। ऐसा कि इसके पहले भी हमने आपको पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, फिर भी एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। A set of guiding principles for using computers without causing harm to others is called computer ethics. कहने का मतलब एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसमें कि हमें कैसे कंप्यूटर को यूज करना है जिससे दूसरे को नुकसान ना हो, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स सेट्स सर्टेन गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन एमंग पीपल ओवर इंटरनेट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द पीपल एंड देयर डेटा। तो एक क्या है, एथिक्स क्या है, जैसे कि इंटरनेट, हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट पे, लोगों के बीच में दूसरे को शेयर करते हैं, उनसे डेटा लेते हैं, तो किसी कोई हार्म ना हो और ना ही उनके डेटा को हार्म हो, इसके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उसे ही हम बोलते हैं एथिक्स। देयर आर अ वैरायटी ऑफ साइबर थ्रेट्स ऑन इंटरनेट टुडे दैट मे कॉज साइकोलॉजिकल हार्म्स एज वेल एज लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या है, अभी बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो कि जिनसे हमें बचना है और इससे हमें साइकोलॉजिकल हार्म भी होता है और हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन भी लॉस हो सकता है। साइबर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देम, क्या क्या साइबर थ्रेट्स हो सकता है, उससे हम कैसे बचेंगे इसके बारे में देखते हैं। एन ऑनलाइन कंप्यूटर इज एक्सपोज टू द थ्रेट ऑफ वायरसेस, और क्या क्या साइबर थ्रेट्स हैं, वायरस का अटैक हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन थी। और अनऑथोराइज्ड एक्सेस, कोई भी जिसको अथॉरिटी नहीं है उन्होंने हमारा एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। वंस इंफॉर्मेशन इज स्टॉलन इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिमिनल पर्पसेस बाय हैकर्स। यदि हमारी कोई जानकारी चोरी हो जाती है तो उसका क्रिमिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं हैकर्स, और जब वो क्रिमिनल पर्पस के लिए यूज करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन का यूज होगा, फिर बाद में हम फंस जाएंगे कि हाँ इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, ये नाम से ऐसे आईडी है, इस नाम से ऐसे फेसबुक प्रोफाइल है या कुछ भी है। Hackers can use a computer to commit criminal activities and send out spam, और फिर वो स्पैम भी भेज सकते हैं। कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती है जिससे कि हमें बचना है, और इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वायरस, ट्रोजन्स एंड वॉर्म्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था, वायरस वगैरह के बारे में कि कैसे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। वायरसेस आर मैलिशियस कोड्स दैट अटैच देमसेल्फ विद प्रोग्राम फाइल्स एंड करप्ट देम। है ना, वायरस भी क्या है, एक तरह से प्रोग्राम फाइल ही है, जो कि प्रोग्रामिंग ही है, जो कि प्रोग्राम के साथ, फाइल के साथ अटैच हो जाता है, उन्हें करप्ट कर देता है और हमारे यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। ये अधिकतर टाइम में हमारा जो कोई फाइल है, इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको करप्ट कर देता है। एंटायर कंप्यूटर सिस्टम कैन बी रेंडर्ड यूजलेस, और पूरा का पूरा कभी कभी सिस्टम ही खराब हो जाता है। और ट्रोजन्स क्या है, जिसके बारे में हम, ट्रोजन्स आर मैलिशियस प्रोग्राम दैट आर प्रॉम्प्ट एज यूजफुल यूटिलिटीज और सॉफ्टवेयर एंड वंस इंस्टॉल्ड अफेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड फाइल्स। और क्या है, ट्रोजन्स जो है देखने में लगता है कि बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, पर वो क्या होता है, यूजफुल नहीं रहता, और एक बार जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है हमारे कंप्यूटर में, फिर उसके बाद वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है और फिर वो हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए ट्रोजन्स से हमें बचना है। फिर क्या है, वर्म्स। वर्म्स आर द प्रोग्राम कोड्स दैट स्प्रेड देयर कॉपीज ओवर अ नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर एंड मेक द कंप्यूटर स्लोअर इन प्रोसेसिंग। और वर्म्स क्या करते हैं, कंप्यूटर को बहुत ही स्लो कर देते हैं, और इस तरह से जो हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन है, हम इन सभी चीजों से कैसे बचेंगे इसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट वन इज एंटीवायरस। व्हाट विल डू, विल इंस्टॉल एंटीवायरस टू आवर कंप्यूटर। यूजर शुड हैव द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन देयर कंप्यूटर्स। It is also important to keep the antivirus updated regularly to identify and neutralize newly developed malicious programs. आपको क्या करना है, एंटीवायरस को हमेशा अपडेट रख करके रखना है अपने कंप्यूटर में, और एक अच्छा एंटीवायरस रखना है। उससे क्या होगा, आपका कोई भी वायरस अटैक होगा तो उसको वो आइडेंटिफाई करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और आपका कंप्यूटर स्मूथली चलेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यदि आप इंटरनेट पे भी ज़्यादा काम करते हैं तो भी। नेक्स्ट है फायरवॉल। A firewall provides another level of protection to prevent incoming attacks. इनकमिंग अटैक्स का मतलब है, यदि आपने कोई इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, सर्वर से जुड़ा हुआ कोई फाइल है, तो आपके सर्वर में कोई घुस न जाए और कुछ कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, उसके लिए हमें फायरवॉल बहुत ही हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स फायरवॉल प्रोटेक्शन विच
can be activated to filter unwanted access to the computers over a network. Private networks use firewalls to keep unwanted IP addresses filtered out. और जैसे कोई प्राइवेट नेटवर्क है, मतलब एक लिमिटेड एरिया में कुछ लोगों का नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में कोई घुसना चाहता है तो फायरवॉल उसको डिटेक्ट कर लेता है कि ये अलग आईपी एड्रेस है या अलग एक्सेस है, अलग पर्सन है, तो उसको वो नहीं एंटर करने देता है, उसका एक्सेस डिनाइड हो जाता है। इस तरह से बहुत सारा प्रोटेक्शन है जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट भी बहुत ही जरूरी है। विंडोज अपडेट्स एंड अपडेट ऑफ योर ब्राउजर फाइल्स एंड सिक्योरिटी होल्स एंड बग्स विच हैकर्स कैन यूज टू एक्सेस योर कंप्यूटर। यदि कोई सिक्योरिटी होल्स है या कुछ वैसा बग है या ब्राउजर में कुछ अपडेशन मांग रहा है तो उसको आपको दे देना है कंप्यूटर को। उससे क्या है, यदि कोई सिक्योरिटी होल्स या कोई बग्स है तो उसको वो कंप्यूटर ठीक कर लेता है, उसको अपडेट कर लेता है। उससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर में कोई भी अनवांटेड एक्सेस नहीं कर सकता है। डू नॉट इंस्टॉल अनडिजायर्ड यूटिलिटीज और प्लगइन्स इन योर ब्राउजर, और ब्राउजर में कोई भी अनडिजायर्ड यूटिलिटी और प्लगइन्स को इंस्टॉल नहीं करना है। Do not open strange unrecognized emails or attachments even from a reliable source. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमें भेजते हैं मैसेज वगैरह और वो अनजाना लोग हैं, तो उनके ईमेल्स को, उनके अटैचमेंट्स को नहीं खोलना है, नहीं देखना है। अब हम जानते हैं स्पाईवेयर और एडवेयर के बारे में। स्पाईवेयर इंस्टॉल इटसेल्फ ऑन द कंप्यूटर विदाउट यूजर्स नॉलेज। ये स्पाईवेयर क्या करता है, बिना यूजर के नॉलेज के आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है ना। और वो क्या करता है, आपके मॉनिटर करते रहता है की स्ट्रोक्स को, टेक स्क्रीनशॉट्स, रीड चैट्स, कलेक्ट्स डिवाइस एंड यूजर इंफॉर्मेशन and forward is to the malicious owners of such program. Loss of confidential information and identity theft are the threats posed by spyware. आपके की स्ट्रोक्स क्या है, आप कैसे टाइप करते हैं, क्या क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, क्या क्या चैट कर रहे हैं, कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, है ना, किस तरह का ब्रॉडबैंड कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं चैट में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप जो करते हैं तो स्पाईवेयर उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसका जो ओनर है उसको वो भेज देता है सारा चीज़। तो इससे हमें बचना है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल एन इफेक्टिव स्पाईवेयर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर। एक स्पाईवेयर डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर लगाएंगे। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउजर अपडेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम को और ब्राउजर को हमें अपडेटेड रखना है। चेक इफ एनी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इज बीइंग इंस्टॉल्ड, और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है उसको चेक करना है। इट इज ऑफन ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन स्टेप्स एंड इन यूजर एग्रीमेंट। और लास्ट में आपका इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट और आई अग्री करके जो आप टिक करते हैं उसमें यदि देख लें यदि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है फ्री, खास करके फ्री सॉफ्टवेयर है या उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कुछ पता नहीं, आपने सुना नहीं है, तो उसके लाइसेंस एग्रीमेंट में क्या है आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि उसके साथ साथ कुछ कुछ और भी इंस्टॉल हो सकता है आपके कंप्यूटर में। केयरफुली रीड एंड क्लोज एनी वार्निंग बॉक्सेस दैट लुक लाइक इंपॉर्टेंट मैसेजेस। यदि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है आपको आता है वार्निंग बॉक्स या कोई पॉपअप आता है तो उसको ध्यान से पढ़ करके तभी क्लोज करना है। यस, नो, कैंसिल जो भी आता है उसको देखना है। बी केयरफुल वाइल इंस्टॉलिंग फ्री प्रोग्राम्स, गेम्स और शेयरवेयर। फ्री प्रोग्राम्स में कंटेन स्पाईवेयर। फ्री प्रोग्राम्स को जब भी इंस्टॉल करते हैं तो बहुत ही अलर्ट रहना है। स्पैम, स्पैम के बारे में हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा था, इस बार फिर से देखते हैं। स्पैम इज अनसॉलिसिटेड और अनडिजायर्ड जंक ईमेल, यूजुअली अ प्रमोशनल मटेरियल। स्पैम में क्या है, प्रमोशनल मटेरियल रहता है, वो जंक ईमेल की तरह बहुत सारा ढेर सारा ऐसे ही बिना आपकी इच्छा के आ जाता है। सेंडर्स ऑफ सच ईमेल्स आर कॉल्ड स्पैमर्स, और ये लोग कोई स्पैमर्स कहते हैं जो कि इस तरह का मेल भेजते हैं। स्पैम्स हैव अ लिंक दैट लर्स द यूजर इनटू क्लिकिंग इट, और स्पैम में इस तरह का मैसेज रहेगा जैसे आप 2 करोड़ रुपए जीत गए हो, है ना, आपको एकदम से वो अट्रैक्ट करेगा कि आप उसको क्लिक करें। दिस कन्फर्म्स यूजर्स ईमेल आईडी, और जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो ये कंफर्म करता है कि हमने जो मेल भेजा वो मेल आईडी सही है, उसको कोई ना कोई पढ़ता है ना। इससे क्या होता है, दैट ब्रिंग्स इन मोर स्पैम इन फ्यूचर, और जैसे ही मेल आईडी कंफर्म होता है तो फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा स्पैम आएंगे। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं। यूज स्पैम फिल्टरिंग सेटिंग्स इन द ईमेल सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज में स्पैम का फिल्टरिंग का सेटिंग कर दीजिए। शेयर योर पर्सनल ईमेल आईडी ओनली विद दोज यू ट्रस्ट, और जिसके बारे में आपको पता है आप उनको ही अपना ईमेल आईडी शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं। डू नॉट डिस्प्ले योर ईमेल आईडी ऑनलाइन फॉर एवरीवन टू एक्सेस, और सभी के लिए अपना ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं रखना है कि कोई भी आपका ईमेल आईडी देख सके। क्रिएट सेपरेट ईमेल अकाउंट फॉर पब्लिक यूज, और पब्लिक यूज के लिए एक अलग ईमेल अकाउंट बनाना है आपको।
लुक आउट फॉर स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड बैड ग्रामर इन द मेल। और यदि कोई ईमेल आता है आपके पास जिसमें बैड ग्रामर है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि दीज मिस्टेक्स आर डन बाय स्पैमर्स टू पास थ्रू द स्पैम फिल्टर। और स्पैम फिल्टर से बच निकलने के लिए ये लोग बैड ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको इसे थोड़ा ध्यान रखना है। फिशिंग एंड फार्मिंग। स्टूडेंट्स, हम समझेंगे कि फिशिंग और फार्मिंग क्या होता है। फिशिंग क्या है? fraudulently acquiring sensitive information from the users by impersonating trusted websites like banks and e-commerce merchants etc. is called phishing। तो एक कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है बैंक्स के, या और ऐसा ईमेल आएगा जैसे लगेगा कि बैंक से आ रहा है, ई कॉमर्स मर्चेंट से, कहीं से भी आ रहा है, इज कॉल्ड फिशिंग। और आपको फील होगा कि वो ट्रस्टेड वेबसाइट है एकदम से, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बैंक का ही ईमेल है, या जो आपका ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ से आपने कभी कोई खरीदारी की है उसका ही वेबसाइट है, इस तरह से आपको लगेगा। फिशर्स टारगेट द डिटेल्स लाइक पिन्स पासवर्ड्स। और फिशर्स क्या करते हैं, आपका पिन पासवर्ड वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह ये जान जाते हैं आपका। और फिशिंग ऑकर्स जनरली इन द फॉर्म ऑफ ईमेल और थ्रू अ लेजिटिमेट साउंडिंग फोन कॉल। या तो वो आपको ईमेल करते हैं या कि बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम प्यार से बात करेंगे फ़ोन के ऊपर, और फिर आप उनकी बातों में आ जाते हैं और अपना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। इसे हम फिशिंग कहते हैं। नॉर्मली जैसे फिशिंग में होता है कि मछली पकड़ते हैं ना, वैसे ही तालाब में कि कोई भी मछली पकड़ में आ जाए, वैसे ही जो फिशर्स होते हैं, मतलब जो आपको इंटरनेट पे जो फिशर्स है वो भी इस तरह से ही फ़ोन करते हैं या ईमेल भेजते हैं कि चलो कोई ना कोई तो मेल पढ़ेगा हमारा और हमको अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा, इस टाइप से। फार्मिंग में क्या है? व्हेन वेबसाइट्स ट्रैफिक इज रीडायरेक्टेड टू अनदर अनऑथराइज्ड फेक यूआरएल, देन इट इज कॉल्ड फार्मिंग। जैसे कभी कभी कोई वेबसाइट है उसे बहुत ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक हो जाता है, मतलब बहुत सारे लोग लाइन में लगे रहते हैं कि हाँ अब वो कोई एक यूजर हटेगा तो हम उस पर वेबसाइट में एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक वेबसाइट हो जिसकी 10,000 कैपेसिटी हो कि एक साथ में 10,000 लोग उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, पर जैसे ही उसमें 10,000 से ज़्यादा कोई एक्सेस करना चाहेगा तो वेबसाइट पर ट्रैफिक हो जाएगा। तो उस ट्रैफिक को क्या करते हैं फार्मिंग में, जो ऐसा काम करते हैं वो लोग उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ मोड़ देते हैं और दूसरे वेबसाइट पे ले जाते हैं। हैकर्स समहाउ गेट एक्सेस टू द वेबसाइट सर्वर। और हैकर्स क्या करते हैं, वेबसाइट के सर्वर को किसी तरह से एक्सेस कर लेते हैं एंड मैनिपुलेट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स विच आइडेंटिफाई द सर्वर एज होस्ट वेबसाइट ऑन इंटरनेट। और उसके सर्वर को मैनिपुलेट कर देते हैं जिससे वो ऐसा आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा होस्ट है, और फिर वो जो वेबसाइट का ट्रैफिक है उसको वो दूसरी तरफ से रीडायरेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हमें इन चीज़ों से बचना है। इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए इंस्टॉल एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में लगाएंगे। नेवर गिव away any sensitive information related to finance and security like PINs, password, bank balance, transaction details, identification number, etc. in reply to undesired emails and never on phone। यदि कोई भी आपको ईमेल पे पूछता है आपके बैंक बैलेंस के बारे में, ट्रांजैक्शन डिटेल्स के बारे में, पिन पासवर्ड कुछ भी उनको नहीं देना है, और फ़ोन पे तो कभी भी नहीं देना है, फ़ोन पे भी नहीं देना है इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी। ऑलवेज क्रॉस चेक द सोर्स ऑफ ईमेल एंड फोन कॉल विद द कंसर्न एजेंसी। और यदि आपको कोई फ़ोन या ईमेल आता है कहीं से, तो आप उसको क्रॉस चेक करिए क्या सच में वहाँ से फ़ोन आया है या सच में वहाँ से ईमेल आया है, एक बार वेरीफाई हो लीजिए। ऐसा नहीं कि ईमेल आ गया कि ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन भेजिए बैंक से और आपने सारा इन्फॉर्मेशन बैंक को दे दिया उसी ईमेल आईडी पे, कोई जरूरी नहीं कि वो बैंक से ही आया हो, और नॉर्मली बैंक्स इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे मांगती नहीं। टुडे ऑल ऑथेंटिक एजेंसी लाइक बैंक्स एंड मर्चेंट्स हैव देयर ओन सिक्योर्ड एप्स फॉर ट्रांजैक्शंस। और आजकल सभी बैंक्स और उस तरह की एजेंसीज के लिए क्या है, उनका अपना एक सिक्योर्ड ऐप है ट्रांजैक्शंस के लिए। डाउनलोड एंड यूज देम ऑन योर मोबाइल फोन इंस्टेड ऑफ अननोन थर्ड पार्टी एप्स। तो आप उस जेन्युइन एजेंसी का, जेन्युइन बैंक का या मर्चेंट साइट का ऐप डाउनलोड करिए और उसको ही यूज़ करिए, बजाते कि आप कोई भी थर्ड पार्टी का ऐप यूज़ कर रहे हैं और उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई वैसा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिशर्स एड्रेस दियर टारगेट्स विद फैंसी टर्म्स लाइक वैल्यूड कस्टमर्स। और फिशर्स क्या करते हैं, जब आपको ईमेल करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको लिखते हैं वैल्यूड कस्टमर, इस तरह से आपको, है ना। पर जेन्युइन एजेंसी रहती है वो क्या आपको आप क्या करती है, वो आपको करेक्ट नेम, यूजर नेम और कस्टमर आईडी सही सही आपको बता करके आपको मेल करती है। और आपको एक काम क्या करना है, रेगुलरली चेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट डिटेल्स। और अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंट डिटेल्स को रेगुलरली चेक करते रहना है।
इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशन इज डन फॉर वेबसाइट्स बाय ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज। तो ये क्या है, एसएसएल सर्टिफिकेट होता है जो कि वेबसाइट को मिलता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि क्या इस वेबसाइट पे जिस पे हम जा रहे हैं उसको एसएसएल सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे उसको, फिर क्या है, सीए सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज डू नॉट इशू एसएसएल सर्टिफिकेट टू एनी एजेंसी दैट इज नॉट प्रॉपरली identified and cleared. Check the website certification icon of a padlock in the address bar. एड्रेस बार, जैसे आपने कोई एड्रेस टाइप करते हैं या गूगल क्रोम में कुछ भी आपने खोला है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा रहता है HTTP या कुछ भी, जैसे यहाँ पे मान ली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक आपको लॉक का साइन बना रहेगा, है ना, पैडलॉक का साइन रहेगा और सिक्योर्ड लिखा रहेगा। तो आप समझ जाइए कि वो सर्टिफाइड है, एसएसएल सर्टिफाइड है और अच्छा सेफ वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हैं। इफ पैडलॉक आइकन इज ऑफ ओपन लॉक देन वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड एंड मस्ट बी लेफ्ट इमीडिएटली। और यदि पैडलॉक का साइन नहीं बना है तो आपको उस वेबसाइट पर रहना नहीं है, वो सेफ नहीं है, आपको वहां से नुकसान हो सकता है। यदि वैसा कुछ है तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। नेवर इग्नोर ऑपरेटिंग सिस्टम एंटीवायरस एंड ब्राउजर अपग्रेड्स। कभी भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट आया, एंटीवायरस का अपडेट आया या वेब ब्राउजर का अपडेट आया, अपग्रेड आया, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना, उसको आपको करना ही करना है। डू देम एज एंड व्हेन प्रॉम्प्ट और रिक्वायर्ड। और जैसे ही इसकी जरूरत पड़ती है तब आप करिए, जैसे ही आपसे कहा जाता है करने के लिए तब करिए, या आपको लगता है तो आप उसको अपडेट करना। वेबसाइट्स should deploy effective firewalls with suitable settings to keep away unauthorized access and intrusion। और वेबसाइट पे भी ऐसा क्या होना चाहिए, शुड डिप्लॉय इफेक्टिव फायरवॉल्स, और इफेक्टिव फायरवॉल्स को डिप्लॉय किया जाना चाहिए ताकि हम उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस और इंट्रूजन को रोक सकें। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ फायरवॉल इज एंड हाउ व्हाट डज इट डू। अब हम समझते हैं फायरवॉल के बारे में, ठीक है। Firewall. A firewall is a security combination of hardware and software that is used to protect a server and network resources from unauthorized access and intrusion। तो आपको ध्यान क्या रखना है, फायरवॉल क्या है, एक सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन है, किसका, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कैसे, सर्वर को बचाता है, प्रोटेक्ट अ सर्वर, और एंड नेटवर्क रिसोर्सेज, कैसे बचाता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड इंट्रूजन, इन चीजों से बचाता है, उसे हम फायरवॉल कहते हैं। अब कैसे काम करता है, फायरवॉल चेक्स द इनकमिंग डेटा पैकेट्स ओवर द नेटवर्क्स एंड फिल्टर्स आउट which do not have suitable and sufficient permission to access the network। और नेटवर्क में वो लगा रहता है, वो डेटा पैकेट को चेक करता है, नेटवर्क में फिल्टर करता है कि कौन किसको एक्सेस है कि नहीं है। यदि आप परमिशन नहीं है, आपके पास अच्छा सेफ जो आईडी पासवर्ड उसमें एक्सेस करने के लिए चाहिए वो नहीं है, तो आपको उसमें एंटर नहीं कर देता है, उसमें आप नहीं जा सकते हैं और आपका एक्सेस डिनाइड हो जाता है। इस तरह से फायरवॉल चेक करता है। दिस वे एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज क्रिएटेड राइट एट द गेट्स ऑफ द नेटवर्क। और क्या करता है, इस तरह से एक्स्ट्रा लेवल का प्रोटेक्शन ये हमें हेल्प करता है। अब हम स्टूडेंट समझेंगे इंटरनेट फ्रॉड्स एंड स्कैम्स के बारे में। आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं इंटरनेट पे, तो थोड़ा उसके बारे में समझते हैं। टुडे वी वर्चुअली लिव एंड शॉप ऑन इंटरनेट। हम लोग आज क्या करते हैं, इंटरनेट पे ही कुछ भी चीज खरीदते हैं, है ना। स्कैमर्स सेंड द यूजर्स टेम्पटिंग न्यूज़लेटर्स एंड प्रॉम्प्ट्स ऑफ गेटिंग रिच क्विक थ्रू ऑनलाइन गैम्बलिंग, लॉटरी और गेम्स, alluring them to click the link। तो ये जो आपके फ्रॉड्स जिनको करना रहता है या कोई स्कैम, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको मेल भेजते हैं या आपको न्यूज़ लेटर या कुछ भी ऐसे लिंक वगैरह या पॉपअप आपके आता है वेबसाइट में, तो उससे क्या होता है, ऐसा लगेगा कोई ऑनलाइन गैम्बलिंग कर सकते हैं या आपकी लॉटरी लग गई है या कोई गेम खेल रहे हैं, इस गेम को खेलिए, इस स्टेप को पार करते हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ऐसे मिलेगा वैसे। और आपको उस लिंक पे क्लिक करने के लिए आपको एकदम से तैयार करते हैं, आपको एकदम लालच देते हैं कि हाँ अब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। Once you accept the offer, they attempt to take sensitive information like credit card numbers, pins, etc. और जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब वो पूछ लेते हैं और फिर बाद में आपको परेशानी होती है, क्योंकि आपने बिना जाने आप अपने अगले व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर दे दिया, है ना, और अपना नाम बता दिया, अपना एड्रेस या ईमेल आईडी दे दिया, फिर वो उस पर कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको बचना है। जिससे हम कैसे बचेंगे, ignore and do not fall for online offers that seem too
एक्साइटिंग टू बी ट्रू। और कोई भी ऐसा ऑफर ऑनलाइन मिलता है, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, आपको व्हाट्सएप वगैरह में आपको किसी ने भेज देते होंगे कि जियो फ्री में रिचार्ज दे रहा है, 2 महीने का, 1 महीने का, इतना डेटा दे रहा है, जबकि ये सब झूठ है। ये सब वही स्कैमर्स के ही काम है। बस वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि कोई ना कोई तो अपना फ़ोन ईमेल आईडी उसमें डालेगा और वो डाल देता है, जैसे अपने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम वगैरह, एज वगैरह, तो वो सारा डिटेल उसके पास चला जाता है। फिर वो बाद में उसका वो मिसयूज कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको वो चीज़ों पे ध्यान रखना है। आस्क योर सेल्फ, और अपने आप को सोचिए, पूछिए कि क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है। डज इट रियली कंसर्न मी, और क्या आप उसको कंसर्न करते हैं। जैसे आपने देख रहे होंगे कि जियो का जो भी रिचार्ज वगैरह था, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जियो का, क्योंकि पहले जो था उसका डेटा पैकेट वगैरह या रिचार्ज बहुत सस्ता था, धीरे धीरे वो कॉस्टली होते जा रहा है। तो फिर आपको कोई फ्री में कोई कैसे दे सकता है? यदि फ्री में देना रहता उन्हें, तो फिर वो रिचार्ज तो कॉस्टली नहीं होते। इस खुद से सोचने की बात है। अवॉइड इंडिविजुअल्स आस्किंग फॉर डोनेशन, और यदि कोई इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति आपको डोनेशन के लिए बोलता है कि हाँ मुझे ये डोनेशन दो, मेरा कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, तो उससे भी आपको बचना है, क्योंकि ये सभी सही नहीं हो सकते, रॉन्ग हो सकते हैं। अवॉइड एक्सेप्टिंग और वाउचिंग फॉर एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद ऑनलाइन फ्रेंड्स whom you have never met, especially those in known notorious regions of the world। और जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, कभी मिला नहीं है आपने उन्हें, तो उन्हें कोई भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उनके साथ नहीं करना है, उनको कोई हेल्प नहीं करना है पैसे से, क्योंकि आपने उस जिस व्यक्ति को हेल्प करने जा रहे हैं, आप मान लिए, तो आपने उसे कभी देखा नहीं, वो फ्रॉड भी हो सकता है। वो फिर अगले दिन अलग नाम से आ सकते हैं कि हाँ मुझे भी कैंसर हो गया, मेरे दोस्त को हो गया, मेरे बेटा बेटी, कुछ भी ऐसे हो सकता है, वो उस तरह से हो सकता है। अवॉइड चैरिटी इन्वॉल्वमेंट ऑफर्स, प्लेसमेंट स्कीम्स विद इंस्टेंट वीजा, मेडिकल क्लेम्स ऑफ क्विक्स और क्योर सर्टेन डिजीज इंस्टेंटली। और कोई बोले कि मैं आपका प्लेसमेंट करवा दूंगा, या फिर वीज़ा तुरंत मिल जाएगा आपको, या फिर आपने कोई आपको कोई डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या कुछ आपने ऑपरेशन कराया तो आपको उसके बदले में पैसा वापस मिल जाएगा, इस टाइप का आता है। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको बचना, उस पर क्लिक नहीं करना है। साइबर बुलिंग, इसमें से हम समझेंगे कि साइबर बुलिंग क्या होता है। एनी sort of threat or harassment over internet is the act of cyberbullying। कोई भी आपको इंटरनेट के ऊपर हैरेस करता है और आपको डराता है, थ्रेटनिंग मिलता है, तो ये सब क्या है? एक्ट ऑफ साइबर, ये सब साइबर बुलिंग में आता है। अब क्या है, इसे जरा देखेंगे। मैसेजेस इन बैड टेस्ट एंड इंटेंशंस, ऑनलाइन mockery in friends group or circles, stacking someone's online profile and trying to post unwanted updates, sending unsolicited private messages, videos and pictures are considered as cyberbullying। कोई भी आपको कुछ भी गलत ढंग से मैसेज भेजता है ना, या ऑनलाइन मिमिक्री करता है ग्रुप्स में, सर्कल्स में, आपको ऐसा बुरा लग जाता है, या आपका प्राइवेट मैसेज कुछ भेजता है अलग से ग्रुप के अलावा, तो जिससे आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं सभी साइबर बुलिंग में आती हैं। और ये क्या करता है? दैट अफेक्ट्स योर यंग माइंड्स, ये यंग माइंड्स को अफेक्ट करता है इंटेंशनली, इवन अप टू थ्रेट्स ऑफ डेथ। अब कैसे अफेक्ट करता है, जरा आप इसे समझो। मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, गेम खेलने के बाद आपने गेम में हार गए या जीत जीत गए, कुछ भी ऐसा हुआ। यदि हार गए तो उसमें से उसी ग्रुप के 4 लोगों ने आपको बोलने लगे कि नहीं ये तुम तो हार गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, आपको चिढ़ाने लगे, तो आपको थोड़ा बुरा लगता है। फिर मान ली वो फिनिश्ड हो गया, फिर अगले दिन आपने गेम खेलने के अच्छे मन से गए, और मान ली फिर अगले दिन आपको वैसे ही बोले कि कल को तुम तो हार गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया, ये वो, है ना। फिर आपको कोई फिर तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आप तो खेलने जा रहे थे, आप तो उस चीज़ को भूल गए थे, है ना। फिर मान लिया आपको उसने कुछ नहीं बोला, फिर आपको कहीं वो दोस्त अलग से मैसेज करता है कि तुम ऐसे किया था, वैसे किया था, तुम्हारे साथ ऐसे हुआ था, ये, तो आपको बुरा लगता है। तो ये सब क्या है? हमारे दिमाग को बेवजह से डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। इन सभी चीज़ों से हमें बचना है, साइबर बुलिंग, है ना। इससे हम कैसे बचेंगे और क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, हम आपको समझता आते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम ये समझेंगे कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो क्या है, चिल्ड्रन मस्ट नो दैट देयर पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम व्हेन दे फेस साइबर बुलिंग। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टीचर्स और पेरेंट्स हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए हैं, आपकी मदद करने के लिए हैं। और क्या है, चिल्ड्रन मस्ट नो दैट नो मैटर्स व्हाट पेरेंट्स एंड टीचर्स आर देयर फर्स्ट सपोर्ट। कोई भी बात हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे मदद मांगने जाएंगे तो आपको मदद करेंगे ही, आपको हमेशा सपोर्ट ही करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। चिल्ड्रन शुड इन्फॉर्म देयर एल्डर्स अबाउट एनी इंसिडेंट दैट
sounds nasty even remotely. यदि आपके साथ कुछ होता है तो आपके जो बड़े हैं, जो आपके गार्जियन हैं, आपके पेरेंट्स, यदि वो आपसे दूर भी रह रहे हैं तो भी उनको बताना है, या फिर आप गार्जियन से दूर रह रहे हैं तो भी आपको उनको बताना है कि कुछ ऐसा हुआ है जो कि अच्छा नहीं है आपके साथ. Children must know the fact that cyber bullies are not capable to do any harm and they can never carry out their claims by harming someone. तो आपने क्या है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा कोई वैसा नुकसान नहीं पहुंचा सकते. ऐसा नहीं कि आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको पकड़ लेंगे रास्ते में कि तुम ने ऐसा क्यों किया है, तुमने क्यों अपने पापा को बोला. ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दे ऑल आर ओवर द इंटरनेट. पर उससे आपके मन पे असर पड़ता है और आपको बहुत ही तनाव हो जाता है ना. और वो कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है ना. और आप भी नहीं कर सकते कि हाँ हमको इसी ने ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो एग्जैक्टली नहीं है ना. आपके पास उनका फ़ोन नंबर या उस ईमेल आईडी या उस ग्रुप के अलावा तो और कुछ नहीं है कि आप नहीं जानते उन्हें. यदि वो फ़ोन बंद कर दिया जाए तो फिर आपको उनसे कोई पहुंच नहीं हो सकती है. चिल्ड्रन मस्ट ब्लॉक सच इंट्रूडर्स इमीडिएटली एंड नेवर इंटरटेन देम. और यदि आपको कभी ऐसा हो जाए तो उनको तुरंत ही आपको क्या करना है, ब्लॉक कर देना है आपको. चाहे वो ईमेल हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो आपका, या कोई भी आईडी हो सोशल साइट्स का हो, है ना, या एसएमएस हो, कहीं भी कॉल वगैरह कुछ भी, आप सब उसे कुछ ब्लॉक कर सकते हैं. उनको कभी इंटरटेन नहीं करिए. यदि आपने ब्लॉक नहीं करना है तो आप उसको इंटरटेन मत करिए, उनका मैसेज को मत नहीं रिसीव करिए, फ़ोन कॉल को नहीं रिसीव करिए. इस तरह से आपको खुद सोचना है इसके बारे में. इन केस ऑफ साइबर बुली अटैक सेव ऑल दियर मैसेजेस एज एविडेंस फॉर लेटर यूज. और कभी ऐसा हो जाए तो उन सभी मैसेजेस को सेव करके रखना है फ्यूचर के यूज के लिए, ताकि आपको कभी साइबर सिक्योरिटी सेल में जाने पड़े तो आप उनको ये दिखा सके कि हाँ ऐसा आपके साथ हुआ है. स्टूडेंट्स, अब हम कुछ स्मार्टफोन के एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे, जो कि स्मार्टफोन सभी लोगों के पास है, सभी घरों में है, और आजकल आप लोग पढ़ाई भी उसी से कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Many smartphone applications seem attractive but in contain malicious code that steals information stored in the smartphone. बहुत सारे स्मार्टफोन क्या होते हैं, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो चोरी कर लेते हैं आपका. क्योंकि वो आपसे जब भी आप स्मार्टफोन में कोई एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं तो आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन वगैरह, सिटी वगैरह सब कुछ पूछते हैं. स्मार्टफोन सच एज द एड्रेस बुक, और वो क्या करते हैं, एड्रेस बुक की चोरी करते हैं विदाउट द ओनर्स नॉलेज. और बिना ओनर्स के जाने आपका एड्रेस बुक का डेटा, अब मतलब आपके फ़ोन में कितने लोगों का नंबर सेव है वो सब कुछ दूसरे को शेयर कर देते हैं. तभी तो आपको कभी कभी कोई अनजाना किसी भी नंबर से कोई मैसेज आ जाता है. द पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोलन दिस वे इज फॉरवर्डेड टू द हैकर्स who abuse it to commit cyber crimes. और फिर क्या करते हैं, वो साइबर क्राइम के लिए वो इंफॉर्मेशन जो चोरी की हुई होती है उसका वो यूज़ करते हैं. कैसे, सच एज स्पैम ऑपरेशन, और स्पैम ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, बिलिंग फ्रॉड्स एंड साइबर स्कैम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. एवरी ट्रेंडिंग ऐप इज़ नॉट वर्थ डाउनलोडिंग. आपको इस बात को ध्यान रखना है. कोई भी गेम या कोई भी चीज़ या कोई भी एप्लीकेशन जो सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सभी लोग डाउनलोड करें उसको आप भी डाउनलोड करें, उसका यूज़ आप भी करें. इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. अभी क्या है, कुछ स्मार्टफोन के सेफ्टी मेजर्स है जिनको हम समझेंगे कि स्मार्टफोन में हम यूज़ करते हैं तो हम कैसे सेफ रह सकते हैं ज़्यादा. सबसे पहले क्या करना है, सेटअप इमरजेंसी नंबर फॉर इंस्टेंट कॉलिंग. आपको कुछ जो आपके ज़्यादा इमरजेंसी नंबर्स हैं जो आपको इमरजेंसी में काम आएंगे उनको आपको इंस्टेंट कॉलिंग के लिए सेटअप करके रखना है, ताकि वो इमीडिएट आपको तुरंत से किसी को कॉल करना हो तो नंबर खोजना नहीं पड़े, आप तुरंत ही उनको कॉल कर सकें. डू नॉट यूज फोन एवरीवेयर. आपको सब जगह पे फोन यूज नहीं करना है. कीप योर सेंस फ्री टू परसीव अदर स्टिमुली वाइल क्रॉसिंग रोड, ड्राइविंग, यूजिंग एक्सलेटर्स और इन क्राउडेड एरियाज. हर जगह फ़ोन यूज नहीं करना है. अब जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या एक्सेलेटर पे हैं, या कोई भीड़ भाड़ वाली जगह पे हैं, कहीं कि आपको खुद का अपना सेंस भी यूज करना है. Get rid of unwanted data as soon as possible. Keep your phone data tidy. और फ़ोन में बहुत सारा डेटा, जो बहुत सारा फाइल वगैरह या इमेजेस वगैरह, वो सब रखने की ज़रूरत नहीं है. उसको ठीक ढंग से सजा करके रखना है. जो इंपॉर्टेंट है, जो काम की है, उसको आप कैटेगरी वाइज डिवाइड भी कर सकते हैं, और जो अनवांटेड है उनको डिलीट कर देना है. प्रोटेक्ट योर फोन फ्रॉम फिजिकल थेफ्ट. आपने सुना होगा इसका फ़ोन चोरी हो गया, भूल गया, तो आपको इस फ़ोन को अपने इसको बचाना है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम होने लगा है फ़ोन से. मेक इट अ हैबिट टू चेक वाइल लिविंग एनी प्लेस. और आप कभी भी कहीं जाते हैं और वापस आप वहाँ से निकल रहे हैं तो जाने के पहले एक बार अपना फ़ोन चेक कर लीजिए. ऐसा हैबिट बनाइए अपना खुद का. कीप गुड पासवर्ड एंड पैटर्न प्रोटेक्शन. कीप द एंटीवायरस एंड सॉफ्टवेयर अपडेटेड. और आपका यदि फ़ोन है तो उसमें पासवर्ड रखिए आप, या पैटर्न लॉक रखिए, प्रोटेक्शन
और एंटीवायरस यदि आपके फ़ोन में है या कुछ भी है उसका सॉफ्टवेयर वगैरह सब अपडेटेड रखिए ताकि आप सेफ रह सकें। साइन आउट ऑफ एंड क्लोज द एप्स दैट आर यूज्ड, और आपने यदि कोई ऐप को यूज़ किया है कुछ भी चीज़, तो उसको आप वहाँ से साइन आउट कर दीजिए, है ना, उसको क्लोज कर दीजिए, उसको खुला मत छोड़िए अपने फ़ोन में, ऐसा हैबिट बनाना होगा। अवॉइड ऑटोमेटिक डाउनलोड सेटिंग्स, कीप योर वायरलेस एक्सेस सिक्योर, और आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक डाउनलोड का सेटिंग्स को भी क्लोज करके रखना है, उसको ऐसा बंद एक्टिव नहीं रखना है। और आपने यदि वायरलेस एक्सेस करते हैं मतलब वाईफाई हॉटस्पॉट से यूज़ करते हैं या हॉटस्पॉट किसी को देते हैं, तो भी आपको अलर्ट रहना है कि आपने क्या दिया है, किसी को क्या किया है, ठीक है। डू नॉट इंस्टॉल जस्ट एनी ऐप इम्पल्सिवली और इन पीयर प्रेशर, यदि आपको कोई अचानक से कोई समझाया किसी ऐप के बारे में तो ऐसा नहीं कि उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, या आपके ग्रुप में जो आपके दोस्त लोग हैं उस उन्होंने सभी लोग उस ऐप को रखा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी उसको रख ही लीजिए, थोड़ा उसको सोच समझ करके करना है। कीप अ रेगुलर बैकअप ऑफ योर फ़ोन डेटा, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है लास्ट वाला कि आपके फ़ोन में जो भी डेटा है उसका एक रेगुलर बैकअप रखना है, इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, पानी में चला जाए, गिर करके टूट जाए, तो आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो फ़ोन में रहता है उसको आप लॉस कर सकते हैं, है ना, लॉस्ट हो जाएगा आपका। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से रखना है उसकी चीज़ों को, आपको एक बार बैकअप रखना ही रखना है ताकि कभी इमरजेंसी में खो जाए तो आपको नुकसान ना हो ज़्यादा। डिजिटल फुटप्रिंट्स, स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में समझते हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स होता क्या है। आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी समय किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, लॉगिन करते हैं और उसके बाद कुछ भी काम किया, फिर उसके बाद लॉग आउट कर दिया, तो जितनी देर आपने उस वेबसाइट पे रहे, तो उस वेबसाइट पे ऐसा प्रोग्राम किया रहता है कि आपके हर एक मूवमेंट को ट्रैक करता है कि आपने कब कहाँ कहाँ गया, क्या क्लिक किया, कैसे किया, वो अलग अलग तरीके से क्लिक करता है। इसको थोड़ा हम ऐसे समझते हैं, विच पेजेस एंड अदर वेबसाइट्स वी विजिटेड, आपने कौन कौन सी वेबसाइट और कौन कौन सा पेज विजिट किया, विच लिंक्स और बटन्स वी क्लिक, हमने कौन कौन सा बटन पे क्लिक किया, कौन कौन सा लिंक पे क्लिक किया, हाउ मच टाइम वी स्पेंट ऑन अ वेब पेज, और किसी वेब पेज पे हमने कितना देर समय व्यतीत किया, विच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर क्लिक्ड ऑन टू, और कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा सर्विसेज को हमने क्लिक किया, उसे यूज़ किया, विच प्रोडक्ट्स डिड वी ऐड टू शॉपिंग कार्ट बट डिडंट बाय, यदि हमने कोई प्रोडक्ट को शॉपिंग कार्ट में रखा है पर हमने उसे खरीदा नहीं है तो भी ये उसकी डिटेल उनके पास जाती है, विच प्रोडक्ट्स वी डिड बाय, और हमने कोई कौन सा सामान खरीदा है ये भी उनको पता रहता है, विच प्रोडक्ट्स वी मार्क्ड एज लाइक्ड, और यदि आपने किसी प्रोडक्ट को लाइक करके रखा है तो भी इसकी इंफॉर्मेशन उनको रहती है, यदि who all are our frequent friends and what are their likes and dislikes, और यदि आपके कुछ फ्रेंड्स भी उसमें करते हैं, आपने उसको पब्लिकली रखा है, तो कौन कौन से फ्रेंड्स आपके लाइक और डिसलाइक को देखते हैं उनका भी उसको पता रहता है, हाउ ऑफन वी विजिट वेब विच वेबसाइट्स और पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ वेबसाइट, हमने कितनी बार उस वेबसाइट को खोला है और पर्टिकुलर सेक्शन को खोला है, तो इसका भी वो चेक करते रहते हैं, उनकी डिटेल उनके पास रहती है। The above are common actions that leave a trail of data we create, और हम जितना भी काम करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर या शॉपिंग जो ऐसे आपका फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे आप कुछ खरीदते हैं, तो जितनी बार भी आप सर्च करते हैं वो सबका लॉगबुक बनता है और सब उन्हें पता रहता है कि आपने इतनी बार इस आइटम को देखा है, इस चीज़ को आपने लाइक किया है, इस चीज़ को आपने शॉपिंग कार्ट में रखा है, इस तरह का पूरा डिटेल उनके पास बनता है। दिस इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। Digital footprints show our browsing habits and online activities, और इसी के द्वारा वो समझते हैं कि हम क्या क्या करते हैं। तो ये आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इंटरनेट के ऊपर या स्मार्टफोन के ऊपर आप यदि कुछ भी काम करते हैं तो वो सारी डिटेल अगले व्यक्ति को, यानी जो आपका उसका ओनर है, उसको पता होता है कि हाँ ऐसा ऐसा आप उसमें सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी डिटेल उनके पास रहती है। तो आपको भी थोड़ा इसके बारे में अलर्ट रहना है। अब हम ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में समझेंगे, जैसे अभी बहुत सारा काम हम ऑनलाइन करते हैं तो हम उसकी प्राइवेसी के भी समझ लें। वी शुड रेस्पेक्ट अदर पीपल्स प्राइवेसी ऑनलाइन एंड इंसिस्ट दैट अदर्स ऑल्सो डू द सेम, तो हमें क्या करना है कि हमको ऑनलाइन अपना भी प्राइवेसी रखना है और दूसरे लोगों की भी प्राइवेसी को बना करके रखना है। वी शुड अवॉइड द फॉलोइंग टू इंश्योर अदर्स प्राइवेसी, और इसके लिए हमको क्या करना है, डू नॉट सेंड अनवांटेड मैसेजेस टू अदर्स, किसी को भी अनवांटेड कोई भी मैसेज आपको नहीं भेजना है बिना जरूरत के। अवॉइड स्टैकिंग visiting online profiles of people and liking or commenting in their accounts, कोई भी आदमी के प्रोफाइल में जा करके उनको कोई कमेंट करना या उनको देखना, ऐसा आपको नहीं करना है।
If a person does not want to connect with you online, do not follow him or her unnecessarily. यदि कोई आपको पसंद नहीं करता है या आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहता है तो उनको भी आपको फॉलो नहीं करना है ना, उनको छोड़ देना है। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के बारे में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। Information created through creativity and ideas in any form is called intellectual property. Some common examples of intellectual property are inventions, literary and artistic work, software applications. यदि कोई भी क्रिएटिव काम होता है, कोई क्रिएटिव आइडिया है और किसी ने उसको बनाया है तो वो क्या है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति का। ठीक है, जैसे कोई इन्वेंशन किया, कोई अच्छा सा आर्ट का आर्टिस्टिक वर्क किया, किसी ने कुछ पोएम लिखा, कोई स्टोरी लिखा, या किसी ने कोई एप्लीकेशन बनाया, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, तो ये सभी क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर्सन के लिए। तो इसका ध्यान रखना जाना चाहिए। कैसे? द प्राइम ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द क्रिएटर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। जिसने उसको क्रिएट किया है, जिसने उसको बनाया है उस इंफॉर्मेशन को, वही तो उसका ओनर है। दैट ओन्स द राइट टू डू वॉट एवर नीड्स टू बी डन विद दैट। और उसके साथ उसकी पूरा अधिकार है क्योंकि उसका आइडिया ही था, उसने ऐसा किया है ना। विदाउट ओनर्स कंसेंट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज्ड, रीयूज्ड और एक्सप्लॉइटेड इन एनी वे। और बिना ओनर को बताए यदि उसका हम यूज करते हैं, रीयूज करते हैं, तो ये गलत होता है। द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जैसे आपने कभी बुक में देखे होंगे, लिखा होता रहता है हिंदी में, या तो सर्वाधिकार सुरक्षित या ऑल राइट्स प्रोटेक्टेड, है ना। आपके बुक में भी लिखा रहता है, सी करके सर्कल किया रहता है, ऐसे आपका सी रहेगा और ऐसे सर्कल किया हुआ रहेगा, मतलब वो कॉपीराइट है। कॉपीराइट का मतलब ही क्या होता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। उस बुक को जिसने लिखा है वो उसकी प्रॉपर्टी है। यदि आप उसको फोटोकॉपी करके मार्केट में बेचने लगे तो आपके ऊपर केस कर सकता है। तो यही चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसको आपको समझना है। अब एक और चीज है स्टूडेंट्स, डिजिटल प्रॉपर्टी। तो हम जानेंगे कि डिजिटल प्रॉपर्टी होता क्या है। Any intellectual property in digitized form is called digital property. For example, a written song recorded in a video or sung in an audio, social media accounts and pages, images, videos, audios, all kinds of accounts that access digital media, online gaming, accounts, registered domain names, मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सर्विसेज, ये सभी क्या है आपके, ये सभी डिजिटल प्रॉपर्टी है। मतलब कुछ भी चीज़, आपका सॉन्ग है, आपने कोई इमेज है, उस इमेज को आपने क्लिक किया, मोबाइल फ़ोन में रखा, ठीक है, उसको आपने पोस्ट कर दिया सोशल साइट्स पे, दूसरे लोगों को दिखा दिया, तो वो एक डिजिटल प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास थोड़ी ही है, वो तो ऑनलाइन है, वो डिजिटलाइज्ड रूप में है, कंप्यूटर्स में, सर्वर्स में कहीं ना कहीं लोड है, या मोबाइल ऐप्स आपने बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, या कोई ऑनलाइन काम करें, तो सारा प्रॉपर्टी कहाँ पे है, वो तो डिजिटल रूप में है, आपके पास तो है नहीं। वो कंप्यूटर जब हम ऑन करेंगे तभी वो दिखेगा। तो इस सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी। पायरेसी एंड प्लेजरिज्म। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कि पायरेसी क्या होता है और प्लेजरिज्म क्या होता है। The unauthorized use of any intellectual property is called piracy. मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड यूज करते हैं कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, उसे हम पायरेसी कहते हैं। पायरेसी कैन बी डन इन डिफरेंट वेज सच एज reproducing someone's work as it is without suitable authorization, like copying songs, storage designs, etc. Plagiarism generally refers to stealing literary or academic work or content from original creator and claiming to be its owner. और प्लेगरिज्म क्या है, यदि कोई एकेडमिक वर्क है या कुछ किसी ने उसको कुछ बनाया है, कोई लिटरेरी वर्क है, और हम उसका कॉपी करके हम बोलते हैं कि ये इसको मैंने किया है, तो इसको हम प्लेगरिज्म बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रैकिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस, किसी सॉफ्टवेयर लाइसेंस को क्रैक कर देना, मेकिंग कॉपीज एंड डाउनलोडिंग अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देना और उसको क्रैक करके यूज करना, ये सब कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। काउंटरफेटिंग क्या है, अनऑथराइज्ड कॉपी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल। कोई कॉपीराइटेड मटेरियल है, आपने उसे खरीद लिया है, मान लिया, और आप उसे को दूसरे दूसरे लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी काउंटरफेटिंग है, जो कि गलत है। लाइसेंस ओवर यूज, दिस इज द यूसेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर बाय मोर यूजर्स देन अलाउड इन द लाइसेंस। और ये क्या है, लाइसेंस ओवर यूज भी है। मतलब यदि आपने खरीदा है कोई सॉफ्टवेयर, वो आपके लिए है, आपने उसे रजिस्टर्ड किया है, और वही सिर्फ सॉफ्टवेयर आपने अपने किसी फ्रेंड को दे दिया है और वो दो जगह यूज हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं लाइसेंस ओवर यूज, ये भी रॉन्ग है।
इलीगल डिस्क लोडिंग, selling storage media with illegal or unauthorized copies of software and other digital content, ये सभी भी रॉन्ग है। कोई भी आपका डिजिटल कंटेंट है या स्टोरेज आपने शेयर कर रहे हैं मीडिया कुछ भी, ये सभी आप थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको जानकारी, बिकॉज दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ और until you are just reading something about computer, तो ये सभी चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी, इसलिए इन वर्ड्स के बारे में आपको अवेयर रहना है। अवॉइड पायरेसी एंड प्लेगरिज्म, आपको इससे को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है? वी नीड टू फॉलो सम डिसिप्लिन टू अवॉइड पायरेसी सेटअप अप टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक हमको इससे दूर रहना है। इंश्योर नॉट टू परचेज पायरेटेड कंटेंट, और पायरेटेड कंटेंट को हमें नहीं खरीदना है। इंसिस्ट ऑन बाइंग ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, और हमेशा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए ही सोचना है। अवॉइड डिस्ट्रीब्यूटिंग पायरेटेड कंटेंट अनइंटेंशनली अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और यदि आपने कोई पायरेटेड कंटेंट डाउनलोड कर भी लिया है तो उसको अपने फ्रेंड्स को या सभी रिलेटिव्स को नहीं देना है कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, ऐसे है वैसे है। एज योर मोरल ड्यूटी हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट यूजिंग जेन्युइन प्रोडक्ट्स, और आपका ये मोरल ड्यूटी है कि जेन्युइन प्रोडक्ट ही लोग खरीदें ताकि वो सभी के लिए फायदेमंद हो सके। अभी कुछ मेजर्स है अगेंस्ट प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म के अगेंस्ट कुछ मेजर्स क्या है, कैसे हम काम कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड डिस्करेज प्लेगरिज्म इन स्टूडेंट्स वर्क बाय एजुकेटिंग देम अबाउट इट। अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उनको भी बताना है अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि भाई जिसने जो प्रोजेक्ट बनाया है, जिसने जो डिजाइन किया, वो उसी का है, वो किसी और का नहीं है। अप्रिसिएट एंड रिकॉग्नाइज जेन्युइन कंटेंट, और जिसने जेन्युइन कंटेंट को बनाया है, जो इसका अपना होल एंड सोल प्रॉपर्टी है, जिसके उसको अप्रिशिएट करना कि हाँ ये तुमने ही बनाया, ये तुम्हारा ही आइडिया था, इस तरह से। टेक परमिशन टू यूज एंड एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ कंटेंट इन साइटेशन सेक्शन ऑफ, यदि हमने कोई ऐसा एक्नॉलेजमेंट करते हैं या कुछ हमने प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें यदि किसी से हमने आइडिया लिया है या उनका परमिशन लिया है, तो साइटेशन में हमें लिखना है कि हाँ इस चीज़ की परमिशन हमने वहाँ से ली है। use plagiarism detector application like flag scan and authenticate etc, तो इस सब तरह से इन चीज़ों को हम करके और प्लेगरिज्म को भी हम रोक सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।